हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी 2023 की प्रिपरेशन करने वाले हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की क्लासेस। साइंस की प्रिपरेशन आपकी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ से होगी। बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल तक। देखिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक ये सीरीज़ आपकी चलती ही रहेगी और ऐसे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास। और यहाँ पर आपको ओनली क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे बल्कि हर क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। ठीक है, इससे पहले हमने सीटेट की भी प्रिपरेशन करी है, उसकी प्रिपरेशन अभी भी कंटिन्यू है, उसके भी प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी क्लासेस वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए साइंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन है कैलोरी, मीटर, किलोवाट या फिर किलोग्राम। तो आपको पता होना चाहिए जो भोजन की ऊर्जा होती है उसको कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड आपके और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। आपके क्वेश्चन बनते हैं कि भोजन के कितने आवश्यक तत्व हैं, यानी कि भोजन के कितने इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो आप कहेंगे 6 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं और वो 6 आपको आते भी होंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम शॉर्ट में कार्ब्स भी कह देते हैं। दूसरा आता है प्रोटीन, तीसरा आता है फैट, चौथा आता है वाटर, पांचवा आता है मिनरल एंड छठा आता है विटामिन। ठीक है, देखिए ये क्लासेस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ पर बायलिंगुअल आपको समझाया जाएगा। तो देखिए, ये जो 6 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं भोजन के, इसमें से जो 3 होते हैं कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये जो फैट है, आप लिख लीजिए, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड। और जो हमारा वाटर है, मिनरल है और जो विटामिन है, ये हमको कभी भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को सुरक्षा। आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होगा कि वाटर, मिनरल और विटामिन से हमको एनर्जी नहीं मिलती है बल्कि हमारी बॉडी की सुरक्षा की जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से याद रखना है। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? मैंने आपको ये तो बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से हमें एनर्जी मिलता है। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा एनर्जी इन तीनों में से किससे मिलती है तो आप कहेंगे फैट से। ठीक है, इनका आप क्रम भी लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा मिलती है फैट से एनर्जी, फैट के बाद मिलती है प्रोटीन से एनर्जी एंड प्रोटीन के बाद मिलती है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नोट करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स लेक्चर के साथ साथ। और अगर आप चाहें तो ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। ठीक है, चलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी को उबाल सकते हैं? कमरे के ताप पर, अब आपको पता होना चाहिए कमरे का ताप निम्न होता है, ठीक है, लो होता है। तो किस स्थिति में हम पानी को उबाल सकते हैं? ऑप्शन ए है उच्च दाब पर, ऑप्शन बी है अत्यधिक दाब पर, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय दाब पर, ऑप्शन डी है निम्न दाब पर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि निम्न दाब पर। देखिए, आपको पता होना चाहिए जो रूम टेम्परेचर होता है ना फ्रेंड्स, वो कम होता है और कम ताप पर उबालने के लिए हमेशा जो प्रेशर है यानी कि दाब है वो भी कम होना चाहिए, यानी कि निम्न होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा निम्न दाब पर, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम है तो कम ताप पर किसी भी चीज़ को उबालने के लिए हमको प्रेशर यानी कि दाब भी कम ही चाहिए होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, बताइए क्या कहलाते हैं? अम्लीय धातु कहलाते हैं, क्षारीय धातु कहलाते हैं, अक्रिय गैस कहलाते हैं या फिर मिश्र धातु कहलाते हैं। अब देखिए आवर्त सारणी से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, जिसमें आपके S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें से आपसे पूछा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य यानी कि फर्स्ट ग्रुप के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं फ्रेंड्स क्षारीय धातुएं।
देखिए ये छ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये छ गलत लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा क्षारीय। ये कहलाते हैं क्षारीय धातुएं, ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्काली मेटल्स। अब ये एल्काली मेटल्स होते कौन कौन से हैं फिर हम देख लेते हैं। प्रथम वर्ग के वो होते हैं, नोट कर लीजिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड लास्ट है फ्रेंजियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंजियम। तो ये होते हैं आपके फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जिन्हें हम एल्कली मेटल या फिर क्षारीय धातुएं कहते हैं। अब इनकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखिएगा। इनकी जो वैलेंसी होती है यानी कि संयोजकता होती है वो 1 होती है इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की। ठीक है, साथ ही एक चीज़ और है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, ऑक्सीकरण संख्या, वो +1 होती है। ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। देखिए ओनली क्वेश्चन का आंसर बता दूं उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तो आप फिर वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन के आसपास से जितने भी क्वेश्चन अदर बन सकते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता दे रही हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है DNA, ऑप्शन बी है RNA, ऑप्शन सी है DNA या RNA कुछ भी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए याद रखेंगे, वायरस के कोर में DNA या फिर RNA इसमें से कुछ भी पाया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो DNA होता है या फिर RNA होता है, कुछ भी हो सकता है, फिक्स आप नहीं कह सकते। किसी में DNA होता है, किसी का RNA होता है। ठीक है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा कोरोना वायरस, ये भी वायरस है ना। तो इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि आनुवंशिक पदार्थ है, देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी वाले भी सुन लीजिए, आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल। तो कोरोना का जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल भी फ्रेंड्स RNA ही है। इसीलिए आप कहेंगे कि वायरस के कोर में DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। ठीक, चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है पोलियो, ऑप्शन डी है यह सभी। बताना है विषाणु जनित रोग यानी कि वायरस से कौन सा रोग होता है इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोलियो, यानी कि ऑप्शन सी। ये क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। हैजा होता है आपका बैक्टीरिया से, आप कहेंगे जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया। ऐसे ही जो आपका मलेरिया है ये होता है आपका प्रोटोजोआ से। किससे? प्रोटोजोआ से। देखिए एक्स्ट्रा में जो जो बता रही हूँ आप भी नोट करते रहिएगा साथ साथ में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ से, और इसका करेक्ट आंसर हो गया पोलियो, क्योंकि पोलियो क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है इसमें कि पोलियो में शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं, लोग क्या, मैंने भी देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताएंगे या तो हाथ बोल देते हैं या तो बोल देते हैं पैर। मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तब भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगी कमेंट बॉक्स में, या फिर जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम करेंगे उसमें मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए कि पोलियो में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की कमी से ऑप्शन ए है क्वाशियोरकर, ऑप्शन बी है पेलाग्रा, ऑप्शन सी है बेरीबेरी एंड ऑप्शन डी है रिकेट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो इसका आंसर होगा क्वाशियोरकर। ठीक है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोरकर होता है। अब अदर को भी देख लेते हैं। पेलाग्रा ये किसकी कमी से होता है? ये होता है फ्रेंड्स आपका विटामिन B3 की कमी से, नोट करते हुए चलेंगे। और बेरीबेरी रोग होता है आपका विटामिन
B1 से, और जो आपका रिकेट्स है वो होता है विटामिन डी से। एक क्वेश्चन और अभी क्लिक किया जस्ट, ये बताएंगे आप कि रिकेट्स का रासायनिक नाम क्या होता है, यानी कि रिकेट्स का केमिकल नेम क्या है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, यानी कि शून्य समूह के तत्व कौन से हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप इनमें से आंसर कर पाएंगे कि इनमें से एक जो है शून्य समूह का तत्व है, यानी कि ग्रुप 0 एलिमेंट के अंदर इनमें से कौन सा आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, CO2 या Cl2। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा हीलियम, यानी कि ऑप्शन बी। ये हीलियम है, ये 0 ग्रुप एलिमेंट है, यानी कि शून्य समूह के अंतर्गत ये आता है। अब इसके अंतर्गत और क्या क्या आते हैं सारे ही मैं बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ग्रुप 0 जिसे हम कहते हैं उसके अंदर आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये सारे ही आपके 0 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, यानी कि शून्य समूह के अंदर ये सारे तत्व आते हैं। इन सभी तत्वों की जो वैलेंसी होती है, यानी कि जो संयोजकता होती है वो 0 होती है, ये भी याद रखेंगे। और ये सारे जो हैं ग्रुप 18 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, समूह 18 से ये बिलोंग करते हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे, इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। याद रखेंगे, ये वाला जो ग्रुप है सबसे अलग है, ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इनकी वैलेंसी 0 होती है, यानी कि संयोजकता 0 होती है, और इन्हें हम अक्रिय गैसें कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इस रंग की तरंग दैर्घ्य प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में डैश होती है। यानी कि आपको चुनना है ये वाले ब्लैंक एरिया में इनमें से क्या आएगा और इस वाले में भी इनमें से क्या आएगा। ठीक है, तो इसे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करके। देखिए, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रकीर्णन मतलब होता है जब सूर्य से किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो वायुमंडल की गैसों से टकराकर वो फैल जाती हैं। ठीक है, बिखर जाती हैं कह सकते हैं, और वो 7 रंगों में फैल जाती हैं, ये आपको भी पता होगा। तो यही जो घटना होती है आपकी प्रकीर्णन कहलाती है, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यही होता है। ठीक है, प्रकीर्णन। तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, ये आपसे पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो विबग्योर होता है 7 रंगों में जो फैलता है, जो 7 रंग हैं, इनमें से जो रेड कलर होता है फ्रेंड्स लास्ट वाला, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, यानी कि जो वेव लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये जो रेड कलर है इसका जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य होता है, वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण इसका जो प्रकीर्णन है यानी कि स्कैटरिंग है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर अब आप लोगों को मिल गया होगा ऑप्शन सी, सबसे कम और अधिक। यहाँ आ जाएगा सबसे कम प्रकीर्णन होता है, तरंग दैर्घ्य की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ऑप्शन है सबसोनिक, हाइपरसोनिक, इंफ्रासोनिक या सुपरसोनिक। बेसिकली इनको इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं, ये सबसोनिक है, ऐसे ही हाइपरसोनिक आ जाएगा, इंफ्रासोनिक आ जाएगा और सुपरसोनिक आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुपरसोनिक। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उसकी चाल सुपरसोनिक कहलाती है। बेसिकली यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, आपने सुना भी होगा आई थिंक, मैक संख्या या फिर मैक नंबर इसको बोलते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा, मैक नंबर होता है वस्तु की चाल बट्टे वायु में ध्वनि की चाल। नोट कीजिएगा,
मैक नंबर बराबर होता है वस्तु की चाल बट्टे वायु में ध्वनि की चाल। अब देखिए नोट करने वाली मेन चीज़ ये है, अगर मैक नंबर 1 से कम है तो उसको हम बोलते हैं सबसोनिक। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैक नंबर 1 के इक्वल है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसोनिक। लिख लीजिएगा। थर्ड आता है मैक नंबर अगर 1 से ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं सुपरसोनिक। मैक नंबर जब 1 से ज़्यादा होगा, सुपरसोनिक। एक कंडीशन और आती है, जब मैक नंबर 5 से ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक, जब मैक नंबर 5 से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। कल से हम थोड़े क्वेश्चन और ऐड करेंगे, आज हमने कम क्वेश्चन लिए हैं। आज देखते हैं आप लोगों का रिस्पांस कैसा आता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यहाँ से आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आज की तरह ही हम 4 बजे डेली मिलेंगे, 4 PM डेली आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।